आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पोषण के बारे में। टॉपिक है जैव प्रक्रम पोषण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस माना होता है जैव प्रक्रम और न्यूट्रिशन माना होता है पोषण। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और पोषण किसे कहते हैं, यहीं से दो क्वेश्चन बन जाता है। खूब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ध्यान से समझे भी नहीं ये समझ में नहीं आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में काम आएगा। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? तो वही सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीव जंतु के शरीर का मेंटेनेंस होते रहता है, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन आ जाएगा? हम लोग जितना भी काम करते हैं अपने बचाव के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, वो सब जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस कहलाएगा। जैसे खाना खाते हैं, नहाते धोते हैं, ये सब किसमें आएगा? जैव प्रक्रम में, लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम आप समझ गए होंगे, सभी क्रियाएं जिनसे जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है यानी मेंटेनेंस होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। एकदम सुन के दिमाग में सेट कर लेना है कि इसको बार बार आपको रटना नहीं पड़े, इतना अच्छे से सुनिए कि एक ही बार में याद हो जाए। तो जैव प्रक्रम आप समझ गए कि वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है यानी मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। और पोषण किसे कहते हैं? पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन शब्द न्यूट्रिएंट से बना है। न्यूट्रिएंट बना होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब हो गया वैसा वैसा चीज, अच्छा अच्छा चीज जिसको हम लोग खा पी के पोषाते हैं, ठीक है। तो पोषण तत्व, पोषण किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर, खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर उनसे लाभ प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर उनका उपयोग करने की क्रिया को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। पोषण होता कैसे है? भोजन का डाइजेशन, जो भोजन खाते हैं हम लोग, वो पचता कैसे है और पचने में किसका किसका भूमिका होता है? तो पचने में सबसे ज्यादा भूमिका होता है श्वसन का, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन में हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। सांस लेंगे तो ये उपचयन कहलाएगा और जब छोड़ेंगे तब अपचयन कहलाएगा। सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतः श्वास कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को उच्च श्वास कहते हैं। निःश्वास और उच्च श्वास। निःश्वास माने आप अंदर ले रहे हैं और उच्च श्वास माने बाहर छोड़ रहे हैं। आगे समझ। श्वसन में निःश्वास और उच्च श्वास दोनों टॉपिक याद रखना है। उच्च श्वास किसे कहते हैं? सांस छोड़ने की प्रक्रिया को, और सांस लेने की प्रक्रिया को निःश्वास। उच्च श्वास में सांस छोड़ते हैं और निःश्वास में या अंतः श्वास में, अंतः श्वसन में सांस लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। CO2 जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन O2 चला जाता है अंदर, और शरीर में से CO2 जो खून में रहता है मिला हुआ, आता है फेफड़ा में, और फेफड़ा ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 ले लेता है, CO2 नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और O2 यानी ऑक्सीजन पूरे खून में सप्लाई हो जाता है। फेफड़ा लेते देते रहता है, CO2 ले लेगा बॉडी के खून से और O2 को ग्रहण कर लेगा। इसके आगे है उपचयन अपचयन। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीकरण में उपचयन और अपचयन दोनों होता है। अच्छा, डिफ्यूजन विसरण किसे कहते हैं? तो जितने भी एक कोशिकीय जीव है इस धरती पर, एक कोशिकीय जीव का शरीर एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है और उसी से उनका सब काम हो जाता है, सब काम चल जाता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में, जैसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव हुए, जितना भी जीव जंतु है सब बहुकोशिकीय जीव हुआ। तो बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग तंत्र पाया जाता है किसी भी पदार्थ के लेन देन करने के लिए। जैसे विसरण, डिफ्यूजन क्या है?
डिफ्यूजन कहाँ होता है? तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोशिका में कोई भी पदार्थ जाता है और बाहर निकलता है, यानी उसको लिया जाता है और बाहर किया जाता है। विसरण डिफ्यूजन का मतलब हो गया किसी भी चीज का अंदर आकर और अंदर आना और जाना। अच्छा, डिफ्यूजन आप समझ गए। विसरण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिससे कोशिका में कोई और पदार्थ जाता है, पोषक तत्व तो कोशिका में समाते हैं और जो अनावश्यक पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से शरीर के अनावश्यक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जैसे पसीना। पसीना कैसे होता है? वो भी एक विसरण का ही प्रक्रिया है। अच्छा, अगला है जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म देखिए कैसे बनता है। हम लोग बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव का शरीर विशेष प्रकार के अणु से बना होता है। अणु क्या होता है इसको हम लोग कभी समझेंगे बाद में। इतना समझिए कि अणु एक तरह का तत्व है, एक तरह का पदार्थ है जिससे सजीव बने होते हैं। एक तरह का विशेष पदार्थ होता है अणु जिससे सजीव बनते हैं। निर्जीव वस्तु भी अणु से ही बनते हैं, लेकिन उनके अणु में और सजीव के अणु में बहुत डिफरेंस हो जाता है। सजीव वस्तुओं के या सजीव जीव जंतुओं के अणु न्यूक्लियो प्रोटीन और अन्य तत्व मिलके, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब तत्वों के मिलने से न्यूक्लियो प्रोटीन में जब कोई अन्य तत्व मिलेगा जो तो जीव द्रव्य का निर्माण होगा। जीव द्रव्य का निर्माण जब न्यूक्लियो प्रोटीन में कोई अन्य तत्व मिलेगा तब होगा। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसका खोज आपको पढ़ने को मिलेगा कि पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने इसका खोज किया था 1837 में। जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक विशेष तरह का पदार्थ होता है जो न्यूक्लियो प्रोटीन और अन्य तत्व यानी कार्बन हो गया, लोहा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो हम लोग के शरीर में जाता है भोजन के रूप में या सांस के रूप में या किसी भी रूप में, उन दोनों के मिलने से जीव द्रव्य का निर्माण होता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। अभी तो ये बेस बना है क्यों, अभी पिक्चर बाकी है। पोषण का सिर्फ ये बेस बना है। अब हम लोग समझेंगे कि पोषण होता क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, क्योंकि आप साइंस के चैनल पर आए हैं। साइंस को थ्योरेटिकल तरीका से एकदम समझना है। ये नहीं कि रटते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, ऐसे कभी नहीं करना है। एकदम साइंटिफिक तरीका से कोई भी चीज़ हुआ तो क्यों हुआ। जैसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताए थे जिसको आप ध्यान में रखे होंगे तो ठीक है, नहीं रखे होंगे तो देख लीजिए। ठीक है, देखिए बताया था आपको कि जीव द्रव्य क्या होता है। बता दीजिए तो, बताइएगा, बताइए जल्दी से। देखिए जीव द्रव्य न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन एक विशेष तरह का पदार्थ है। ठीक है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन ऐसे ए से लिख लीजिए, न्यूक्लियो प्रोटीन अब प्लस किसी अन्य तत्व जैसे लोहा हो गया, ये फिर कार्बन हो गया, चाहे ऑक्सीजन हो गया, इसके मिलने से बनता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य हर एक जीव के कोशिका में रहता है। ठीक है, इसको बताए थे। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा समझ लीजिए। और परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। परिवहन तंत्र क्या होता है? आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जीवों के, इससे इससे तुरंत पहले हम बताए थे कि परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुकोशिकीय जीव में होता है। एक कोशिकीय जीव में होता है नहीं, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खास करके एक कोशिकीय जीवों में। उनमें नस उस नहीं पाया जाता है, ध्वनि नहीं पाया जाता है। उसको इसे चापिएगा बस पसर जाएगा, मर जाएगा, समझे, और पूरा खून बह जाएगा। हम लोग को चापिएगा तो बहेगा पूरा खून, पूरा खून नहीं बहेगा। डायरेक्ट आप गाड़ी से चाप दीजिएगा तब ना, वो भी तभी कैसे बहेगा? परिवहन तंत्र होता है। ये नहीं कि पूरा एकदम पसर जाएगा सारे खून। वैसा नहीं होता है हम लोग में, क्योंकि हम लोग में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और एक कोशिकीय जीव हो गए, तिलचाटा हो गए, इन लोग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब हो गया ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी चीज खुलेआम बह रहा है, ऐसे ऐसे करके बह रहा है बढ़िया से, ब्रेक डाल करके। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको खुला परिवहन तंत्र कहेंगे। अब बंद परिवहन तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मानव में, बहुकोशिकीय जीव में, जीव जंतु। तो परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बहुकोशिकीय जीव में। जैसे हम लोग में क्या है? खून बहने के लिए क्या 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 है? धमनी है और सिरा है। सिरा को नस कहते हैं। जो ये नीला नीला देखते हैं ना, ये नस होता है। इसके अंदर जो मोटा रहता है, जो पाइप जैसा तरी मोटा रहता है, इधर गर्दन में तो बहुत सारा रहता है, उसको धमनी बोलते हैं। जब एकदम जोर से गिरते ये तो एक सिरा यहाँ पर रुकेगा, समझे नस। तो नस को सिरा कहते हैं, अंग्रेजी में वेन कहते हैं। और धमनी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कभी फिर टाइम मिला तो परिवहन तंत्र। ठीक है, परिवहन तंत्र आप समझ गए कि मनुष्य में
या किसी भी सजीव में, किसी भी बहुकोशिकीय जीव में फैला हुआ वह तंत्र जिसके माध्यम से किसी विशेष पदार्थ का, जैसे परिवहन तंत्र, किसी विशेष पदार्थ का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, आना जाना होता है, उसको परिवहन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन एक्सक्रेशन कहते हैं। मुझते हैं, मुझते हैं मैंने समझते हैं पेशाब करना, तो टॉयलेट आप जाते हैं कि नहीं? एकदम जाते हैं, है कि नहीं? मुझते हैं ना? अच्छा, हगते हैं कि नहीं? हगना मैंने समझते हैं, हगना मैंने बाथरूम, लेटरिन जाना, फ्रेश होने जाना, पेट साफ करने, है समझ में? तो उसी को उत्सर्जन बोलते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। जब उत्सर्जन कीजिएगा, एक्सक्रिएशन कीजिएगा, तो एकदम शांति मिलेगा, मजा आएगा। समझ रहे हैं? कभी पादे हैं? पढ़ना समझते हैं? पादने का मतलब क्या? गैस को ऐसे को बाहर निकालना, ठीक है? तो शरीर से ऐसे बाहर भी निकलता है। जब गैस हो जाता है ना, पता है जब बड़ी गैस गई, तो जिम कीजिए, दौड़िए, बीम खींचिए, समझे? ऐसे ऐसे आप डंबल मारिए, चेस्ट मारिए, देखिए साफ धक गैस निकलेगा, एकदम पेट आपका खाली हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये सब रामबाण उपाय है, रामबाण उपाय। चलिए, उत्सर्जन आप समझ गए। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में आदमी मुछता है, हगता है, सब कुछ करता है, यानी फ्रेश होता है, ठीक है? फ्रेश हो जाना, इसको स्मार्ट शब्द में, स्मार्ट भाषा में कहना है तो कैसे कहेंगे? जाओ जाओ फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। ये नहीं कि मुझने जाओ, टॉयलेट करने जाओ, बाथरूम जाओ, कहेंगे कि जाओ जाओ बच्चा फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके आओ, एकदम फ्रेश होकर मस्त होके आओ, उसके बाद में आप मस्ती से कराते हैं। चलिए, तो उत्सर्जन आप समझ गए, परिवहन तंत्र समझ गए। अब जनन रिप्रोडक्शन, बाप रे बाप, खतरनाक चीज आ गई एकदम। जब जनन पढ़ाएंगे ना, तो बच्चे कहे, सर जी बताइए ना सर, बताइए ना, पढ़ाइए ना। तो जनन पढ़ाएंगे आपको, जनन तो हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में रिप्रोडक्शन। क्योंकि जनन 2 घंटा का चैप्टर है, इसको पढ़ाएंगे तो कम से कम तो 2 घंटा लगेगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई तो महीने दिन खिंचा ही जाएगा। तो रिप्रोडक्शन, जनन, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन कहते हैं। इसको याद रखिएगा थ्योरेटिकल तरीका से, ये नहीं कि रट लेंगे, लिख लिख के रट लेंगे, नहीं। ठीक है, लिख के आप नोट्स बनाइए हमारे बात को, बहुत ही अच्छा है, समझ रहे हैं? लेकिन उसको थ्योरेटिकल तरीका से समझना है, ज़्यादा प्रयास करना है कि समझ में आ जाए, दिमागी में सेट हो जाए, आपको लिखना नहीं पड़े, बार बार पढ़ना नहीं पड़े। एक बार इतना दिल से पढ़िए ना, साफ दिल खोल के कि माजा जैसा, समझ रहे हैं? उस तरह से पढ़ना है। तो जनन, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल, कंट्रोल कहते हैं, कहा जाता है कि कंट्रोल कर, कंट्रोल कर, आया समझ में? तो कंट्रोल करना उसी को कहते हैं नियंत्रण। जीवों को जीने के लिए लाइफ में नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कहीं छुड़ाएंगे, कहीं पिटाएंगे, एकदम मजा आते रहेगा। इसलिए ध्यान रखना है, आपको नियंत्रण बना के रखना है, कंट्रोल में रहना है, बहकना नहीं है। समझ रहे हैं? कंट्रोल, इसी को कहते हैं नियंत्रण। समझ गए नियंत्रण किसे कहते हैं? समन्वय किसे कहते हैं? समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण और समन्वय बहुत ज़्यादा जरूरी है। नियंत्रण माने हो गया स्टॉप, कंट्रोल हो जाना, और समन्वय, समन्वय माने कोऑर्डिनेशन, फिर से जुड़ के चालू कर देना था। जैसे गाड़ी चलाते हैं, एकदम जाके ब्रेक लगाते हैं, बस ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाता है, एकदम रुक जाता है। और उसके बाद फिर स्टार्ट करना होगा तो साथ में आ दीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है? तो इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं, इसको समन्वय करेंगे। कोऑर्डिनेशन माने उसको जोड़ देना, फिर से चला देना, आराम आराम से स्टार्ट करके साफ उड़ा देना। और नियंत्रण माने कंट्रोल करना। तो नियंत्रण एवं समन्वय समझ गए। अब उत्तेजनशीलता क्या है? क्या होता है उत्तेजनशीलता? उत्तेजनशीलता किसे कहते हैं? देखिए, एक बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे। इंग्लिश से बच्चों सबके एलर्जी हो रहा है, इंग्लिश देखिएगा बेहोश हो जाए सब। तो इंग्लिश भी पढ़ना है आपको, इसीलिए सबके साथ आपको इंग्लिश एकदम हम दिखा दिए हैं, क्योंकि आगे जाने पर खाली आपका इंग्लिश से पढ़ना पड़ता है। और क्या कीजिएगा, पूरा वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज इंग्लिश है, अंग्रेजी चल रहा है। अब जाके कहिएगा ये बताओ तो अमेरिका में जाके कहिएगा बताओ तो परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? मारेगा एक थप्पड़, कहेगा भाई ससुरा, क्या बोल रहा है तुम? समझ रहे हैं? तो इसको नहीं, आप इसको ज्यादा याद रखेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम माने परिवहन तंत्र, एक्सक्रेशन माने उत्सर्जन। उत्सर्जन तो खूब बढ़िया से समझा दिया आपको, समझ में गया ना? पसीना क्या है? उत्सर्जन का क्रिया है कि नहीं? एकदम है, ठीक है। अच्छा, विसरण माने पसीना का बाहर निकल जाना, और किसी चीज का, तेल का, हवा का स्किन में टच होकर थोड़ा थोड़ा अंदर जाते रहना। आपको ठंडा कैसे लगता है चमड़ा में? है? जब खुला रहता है, दस्ताना पहन लेते हैं, चाहे स्वेटर पहन लेते हैं, तो कैसे नहीं लगता है? सोचिएगा सोचिएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में सोचिएगा, ये देखिए, तो नियंत्रण समझ में आ गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब लास्ट बच गया, लास्ट में तो उत्तेजनशीलता, इरिबिलिटी, IRRABILITY, इरिबिलिटी क्या होता है? तो आप ही देखिए, उत्तेजनशीलता बताइए क्या होता है। देखिए, डंडा उठा करके मारेंगे लड़का को तो क्या होगा? तुरंत ऐसे करेगा, सांप बचना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं? एकदम चाहेगा। तो उसी को कहेंगे उत्तेजनशीलता। जैसे सांप आएगा, आपके पैर पर ऐसे डंक लगाएगा, ऐसे या कैसे जैसे मारना चाहेगा, तो आप डेरा कैसे खींचेगा कि नहीं? एकदम खींचिएगा। तो वही हो गया उत्तेजनशीलता, उत्तेजना, समझ गए? जैसे यहाँ से छड़ी करेंगे तो तुरंत ही ऐसे भागेगा बच्चा सब,
कह रहे थे सर जी पीट देनी और पीट देनी, आ गया समझ में। तो अभी तक खाली बेस बना है, अभी अभी जय पराक्रम का लाइव प्रोसेस का खाली बेस बना है और पिक्चर चले था, अभी बेस ही बन रहा था। ठीक है, एकदम ध्यान से लग रही है, एक एक पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको बता चुके हम जो भी बेस बनाना था वो बेस तो बना दिए। अब आपको पिक्चर दिखा देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि सर खाली बेस ही बना रहे। चलिए अब देखिए ध्यान से, आपको बेस बनाए थे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस को समझाने का, और उसमें से पोषण हम समझा दिए थे। ठीक है, पोषक तत्वों को यानी खाद्य पदार्थों को, खाने वाले पदार्थों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। खूब ध्यान से सुनिएगा तभी आएगा। तो पोषण अब कितने प्रकार के होते हैं, पोषण का क्या क्या काम होता है, कौन पोषण कौन पोषण 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 है, कौन पोषण कौन पोषण, देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। देखिए, तो पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, स्व पोषण और पर पोषण। स्व पोषण का मतलब है ऐसा पोषण, पोषण की वह प्रक्रिया जो जीव में स्वतः होता है, अपने आप होता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। जैसे पेड़ पौधों में स्व पोषण होता है, पेड़ पौधे अपना खाना अपना से ही बना लेते हैं, सब जुगाड़ करके, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्व पोषण। तो ध्यान में रखिएगा, मानव स्व पोषण नहीं होगा, आपको बताते हैं कि हम लोग किस में आते हैं, स्व पोषण में कि पर पोषण में, पर पोषण के किस टाइप में हम लोग आते हैं उसको हम बताने वाले हैं। आप दिल थाम के रखिए, घबराइए नहीं। देखिए, घबराने लगे, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। स्व पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और पर पोषण को अंग्रेजी में कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये दोनों ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक शब्द से बना है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं होता है, स्वपोषण आप समझ चुके हैं, ऐसा पोषण, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन अपने आप बना लेता है, सब कुछ अपने आप कर लेता है, अपने से पोषण भी प्राप्त कर लेता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसको स्व पोषण कहते हैं। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना पोषक तत्व खुद से बना लेते हैं और खुद से ग्रहण कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्व पोषण। अब देखिए, पर पोषण किसे कहते हैं, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, पर पोषण कहलाता है। पर पोषण के तीन प्रकार होते हैं। पहला का नाम है मृत जीवी पोषण, दूसरा का नाम है परजीवी पोषण, तीसरा का नाम है प्राणी संपोषण। मृत जीवी, परजीवी, प्राणी सम, याद रखिएगा। पोषण दो प्रकार का, स्व पोषण, पर पोषण। स्व पोषण का कोई प्रकार ही नहीं होता है, इसका कोई भी भेद नहीं होता है, कोई भी टाइप नहीं होता है। तो पर पोषण का टाइप होता है। पर पोषण तीन प्रकार का होता है, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला सब देख लो ध्यान से, मृतजीवी पोषण को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा, और जो मृतजीवी पोषण प्राप्त करेगा जो जीव, उसको सैप्रोफाइटस कहेंगे, सैप्रोफाइटस, क्योंकि मृतजीवी पोषण किसमें होता है, तो कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, केचुआ। केचुआ समझते हैं, चेरा, चेरा नहीं समझते हैं, चारा जिसे मछली बजाते थे हम लोग जब छोटे थे, तो चेहरा को गाँठ गाँठ के मछली नहीं बजाते थे आप लोग, नहीं बजाते थे आप लोग, हैं? वही वही वाला केचुआ, चेहरा। ठीक है, केचुआ, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, कवक, इसमें होता है मृतजीवी पोषण। कौन पोषण, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों से अपना पोषक तत्व प्राप्त कर देते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। और जीवी पोषण किसे कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वैसा, देखिए ये है ना, ये साइप्रोस और फाइटस से बना है, दो ग्रीक शब्द साइप्रोस और फाइटस। साइप्रोस का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। ठीक है, साइप्रोस का मतलब अवशोषण, साइप्रोस का मतलब अवशोषण। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सड़े गले पदार्थ को अवशोषित करके और जीव
अपना काम चला लेता है, खा पी लेता है, उतना ही उसका काम कंप्लीट हो जाता है। इस बात को देखे हैं खाते हुए, नीचे से खाते हुए नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत सारा होगा खादर उधर पर किसी का। ठीक है, चलिए। परजीवी, तो परजीवी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अंग्रेजी में एक ग्रीक शब्द है साइटस, साइटस का अर्थ होता है पोषण, न्यूट्रिशन। तो देखिए, परजीवी पोषण, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है ना। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसको परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण किस में होता है? तो गोल कृमि में। गोल कृमि समझते हैं? पेट में को आपको चील हुआ है, चील माने कीड़ा, कीड़ा, उसी को गोल कृमि कहते हैं। ठीक है, हुक वर्म, हुक कृमि। ठीक है, हुक वर्म, देखो ये सब हंस रहा है, नाम है कीड़ा का, गोल कृमि, हुक कृमि, हुक वर्म। और ये टेप वर्म, टेप जैसा रहेगा तो टेप वर्म, हुक जैसा रहेगा, हुक माने समझते हैं बटन, तो बटन जैसा रहेगा तो हुक वर्म, और गोल गोल रहेगा तो गोल कृमि। ठीक है, और मलेरिया परजीवी, हम लोग जानते हैं कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो कौन विटामिन डाल देता है जिससे मलेरिया हो जाता है? तो मलेरिया का जो परजीवी होता है ना, वो भी परजीवी पोषण करता है, घुस जाएगा हम लोग के अंदर, हम ही लोग से पोषण प्राप्त करेगा, कहेगा कि हम आगल बनी, हमारा स्वागत करी रुआ, हमरा के खियाई पियाई, है ना। जैसे वायरस, विषाणु, तो विषाणु समझते हैं आप लोग? देखिए, वायरस को नहीं सजीव माना जाता है, नहीं निर्जीव माना जाता है। सजीव का मतलब हो गया जिंदा, तो वायरस ना जिंदे है ना मुर्दे है, सही सलाह होती है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस ऐसा पड़ा है जैसे कोरोना वायरस है, नीचे पड़ा है, हवा में उड़ रहा है, उड़ता रहेगा, अपना उठी आते रहेगा, मजा। ठीक है, लेकिन अगर जो आपके शरीर में घुस गया, कौन? वायरस, कोरोना वायरस, नीचे पड़ा है तो आराम से बैठा रहेगा, लगेगा कि मर गया है, जिंदा नहीं है, तो उसको निर्जीव कहा जाएगा, अरे मर गया। और वही घुस गया तो चलने लगेगा, खाने लगेगा, पीने लगेगा। अगर आपके अंदर घुस गया किसी भी सजीव के अंदर, तो आप ही से पोषण प्राप्त करने लगेगा, तो उसको क्या कहेंगे? तो वो सजीव बन जाएगा। तो सजीव और निर्जीव के बीच का कोई कहलाता है विषाणु, वायरस। तो वायरस में भी यही होता है, पड़ा है तो पड़ा है, और उड़ के घुस के आपके अंदर, तो आप इसे पोषण प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आप इसको समझ और एंट अमीबा हिस्टोनिका नाम का भी एक जीव है जिसमें परजीवी पोषण है। और प्राणी संपोषण, अब लास्ट चीज बच गया, खूब ध्यान दीजिएगा, प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें प्राणी जीव जंतुओं के जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं और अपना काम चला लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसमें होता है? तो एक कोशिकीय जीव है एक, जिसका नाम है अमीबा। ठीक है, मेढक, अमीबा और मेढक में प्राणी संपोषी पोषण होता है। अब आपको बता देते हैं कि मानव में कौन पोषण होता है, तो मानव में भी यही होता है, प्राणी संपोषी पोषण। नॉर्मली लिखा देगा तो पर पोषण, मनुष्य कैसा जीव है? परपोषी जीव है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है कि नहीं? तो मनुष्य भी इसमें आप लिख लेंगे, मनुष्य में प्राणी संपोषण होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसीलिए मनुष्य को प्राणी समभोजी कहते हैं, प्राणी समपोषी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राणी संपोषण होता है। तो इसको क्या कहेंगे? प्राणी संपोषी या प्राणी समपोषी। समझ आ गया? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और बचा है, एकदम इत्मीनान रखिए, दिल थाम के रखिए, और खाली एगो पौधा में पोषण बता देंगे, उसके बाद आपसे कोई आंख मिलाने वाला नहीं पैदा हुआ होगा दुनिया में। इसलिए पोषण को ध्यान से समझिए आप, आधा अधूरा वीडियो को नहीं देखना चाहिए, एक भी सेकंड स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा तभी आएगा समझ। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं पौधों में पोषण के बारे में।
पौधा में भी दो तरह का पोषण होता है, परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण। परजीवी पोषण अमर बेल में होता है। अमर बेल को अंग्रेजी में कैसकाटा कहते हैं। कैसकाटा अमर बेल देखे हैं? किसी पेड़ पौधा पर देखिएगा, किसी किसी पेड़ पर, खास करके पेड़ पर, बेल का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, कहीं कहीं पे लता जैसे एकदम पतला पतला फैल जाएगा चारों तरफ से, और पेड़ का सारा खून चूस लेगा। मैंने पेड़ का जितना भी पोषक तत्व, खाने पीने वाला पदार्थ रहता है जिसको खा के पेड़ जीता है, वो सब चूस लेता है सारा, मधुमक्खी जैसा। तो ये ऐसा परजीवी है कि जिस पेड़ पर लग गया उस पेड़ को खा जाएगा, खत्म कर देता है, वो पेड़ सूख जाता है। तो अमरबेल कैसा है, जीव कैसा पौधा है? परजीवी पौधा, इसमें परजीवी पोषण होता है। और मृतजीवी पौधा जैसे गोबर छाता, सड़े गले पदार्थ से, गोबर से ये अपना पोषण प्राप्त कर लेता है, तो इसको कहेंगे मृतजीवी पौधा। किसको? गोबर छत्ता को। गोबर छत्ता को अंग्रेजी में मशरूम कहते हैं। एक और विशेष टाइप का मशरूम आता है जिसका सब्जी बनता है, मशरूम का सब्जी, समझे? गोबर छाता जैसे ही रहता है, ये नहीं कि गोबर के छाता को आप खाना शुरू कर दें। चलिए, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O, और ऐसा एरो मार दीजिए। उसके बाद में सूर्य का प्रकाश मिलता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, हरा पौधा के पत्ता में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल क्या है? एक तरह का वर्णक है। वर्णक माने समझते हैं? वर्णक माने क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट समझते हैं? प्लास्ट माने होता है जो, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित एक ऐसा लवक है, ऐसा वर्णक है जो पत्तियों को हरा करके रखता है। पूछेगा कि पत्तियां हरी क्यों होती है, तो क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में। क्लोरोफिल को पर्णहरित कहते हैं। इसी को ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का वर्णक है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। चलिए, तो इसका समीकरण देख लीजिए। 6CO2 प्लस 12H2O, एरो, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल मिलेगा, तो C6H12O6 बन जाएगा, प्लस 6O2 बन जाएगा, प्लस 6H2O बन जाएगा। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O ये जल का सूत्र है। किसका सूत्र है? जल का। 6C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है जी? ग्लूकोज का। रेटिंग पर नहीं ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से मतलब रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए O2, O2 माने ऑक्सीजन, O2 माने ऑक्सीजन, और इसके भी इंजीनियर लोग का राइटिंग बिगड़ जाता है। H2O माने जल, ठीक है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चार पदार्थ चाहिए, तो चाहिए, एकदम चाहिए। कौन कौन? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहला सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट। क्या चाहिए जी? सनलाइट। क्या चाहिए जी? सनलाइट। क्या चाहिए? सनलाइट, ठीक है। वर्णहरित, वर्णहरित माने क्लोरोफिल, वर्णहरित माने क्लोरोफिल, वर्णहरित माने CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 माने कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों हाथ से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, आने दीजिए, मौका आएगा तो पढ़ाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O माने जल। ये चार पदार्थ एकदम जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर इन चारों में से कोई एक नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है जिससे पूरा दुनिया का, पूरा धरती का पेड़ पौधा अपना पोषण प्राप्त कर लेता है, अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके खाना बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, और ग्लूकोज से उसको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, पोषण अपना प्राप्त करता है, और पौधा छोटा से बढ़ते जाता है, बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। कैसे कैसे होता है? ग्लूकोज, ठीक है। तो देखिए अब कुछ और चीज जान लेते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, जिसमें सबका विघटन होता है, सब मिल जाता है, उसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, लाइट रिएक्शन। उसके बाद में आप जानते हैं जो पात्र में रंध्र होता है ना, रंध्र, देखिए पत्तियों में क्या क्या होता है, कभी पत्ती के संरचना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना बात ध्यान में रखिए कि जो पत्ता होता है ना, उसमें पहली सेट,
पहली शेड का मतलब क्या है, इसमें हरा जो शेड बिछा हुआ है, हरा कलर का पत्ता दिख रहा है, उसको बोलेंगे पहली शेड। इसमें स्पंजी पैरेन्काइमा पाया जाता है, इसको पैरेन्काइमा पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा का मतलब हो गया इसमें एक तरह का ऐसा चीज जो स्पंजी रहेगा, गुदा गुदा टाइप का, ठीक है। और उसमें छिद्र होता है बहुत छोटा 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 छोटा, जिसको रंध्र कहते हैं। इस रंध्र के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना खाना बना लेता है। रंध्र से प्रकाश ग्रहण करके और प्रकाश बंद कर लेता है। आपको पता है पेड़ पौधा का जो पत्ती होती है ना, वो पत्ती प्रकाश को ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश को और अपना रंध्र बंद कर लेती है, उसके बाद में आराम से बैठ के खाना बनाती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और जो दूसरा स्टेप होता है CO2 में मिलना, ठीक है। CO2 का अपचयन करना, रिडक्शन करना, तो वो उसको बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है, इसको अंग्रेजी में डार्क रिएक्शन, और प्रकाशिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में लाइट रिएक्शन। इतना चीज आप जान गए। पहली सेट जान गए। पहली सेट मतलब एक सेट जो बिछा हुआ है पत्तियों में, हरा रंग का पैरेन्काइमा, इसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी कहते हैं। पैरेन्काइमा एक तरह का केमिकल जो इनको गूदेदार बना के रखता है पत्ती को। कोलियस क्या होता है, क्रोटन क्या होता है, तो कोलियस क्रोटन एक पौधा का नाम है। चीटीदार, चीटीदार आप पत्ता देखे होंगे, चीटीदार जो पत्ता होता है ना, कोलियस और क्रोटन पौधा का होता है। तो ये सब पौधा था। अभी जंतुओं में पोषण नहीं बताए हैं, जंतुओं में पोषण अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो इतना आप एकदम ध्यान में रखिए, जितना पढ़ा दिए एकदम पोषण आपका कंप्लीट हो गया बढ़िया से। अब जंतु में पोषण बाकी है, तो उसको बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे, आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए खाली हिट तो होने दीजिए, यूट्यूब पर हिट हो गए ना तो चैलेंज करते हैं, पूरा कोचिंग फ्री कर देंगे। एक भी रुपया नहीं लेना है, देश का सेवा करना है, और जितना भी इनकम होगा देश के विकास में लगाना है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो।